नमस्कार, दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर सीएम पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई। 2 दिन का बागेश्वर का दौरा उनका रहने वाला है और आज से ये दौरा शुरू होगा। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11:40 पर पहुंचेंगे सीएम। बैजनाथ में वरिष्ठ नागरिकों और प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगे। इसके बाद बीजेपी के कार्यालय मंडल सेरा में जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी होनी है। कलेक्ट्रेट सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। तो आज से 2 दिन का बागेश्वर का दौरा रहने वाला है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। आगे बढ़ते हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। टनकपुर से महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब तक नई ट्रेन सेवा को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिससे उत्तराखंड के सिख समुदाय और श्रद्धालुओं की सालों पुरानी मांग पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है और कहा है कि ये मंत्रियों की यात्रा को सुगम बनाएगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। सीएम ने कहा कि तराई समेत पूरे प्रदेश को इससे सीधा फायदा पहुंचेगा। सीएम ने कहा कि नई रेल कनेक्टिविटी प्रदेश के व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक एकता को नई रफ्तार प्रदान करेगी। अगली खबर है देहरादून से। संविदा और तथार्थ रूप से नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी नियमित होंगे। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कार्मिक विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। 4 दिसंबर 2018 तक 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों पर यह फैसला लागू होगा। अब ये राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी बन जाएंगे। ये बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त आ रही है। बीजेपी नेता कर्नल अजय कोचियाल के बयान और उसके रोल बैक के बाद धराली आपदा फिर से राजनीति के केंद्र में है। कांग्रेस ने सरकार पर पीड़ितों से पीठ फेरने का आरोप लगाते हुए मलबे में दबे हुए शवों की खोज, ध्वस्त मकानों की 50-50 लाख मुआवजा और हर्षिल झील को जल्द से जल्द चैनलाइज करने की मांग की है। धराली का दौरा करने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा, सरकार आपदा पीड़ितों की अनदेखी कर रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस चुनावी मोड में है, हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देख रही है। क्षतिग्रस्त हुए उन सबको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। नंबर 2 बात, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ये कह के कि ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, हम इनकी मदद नहीं कर सकते, सरकार अपना पल्ला न झाड़े, सरकार उनकी पुरजोर मदद करे। हर्षिल को हुए आसन्न जो अभी तक खतरा मंडरा रहा है हर्षिल पर, तत्काल सरकार उस लेक को उस लेक को खाली करने का काम करे, पानी को चैनलाइज करने का काम करे, नदी को चैनलाइज करने का काम करे। ये है कि पूरे उत्तराखंड में आपदा के तहत किसी प्रकार के क्षतियों का सरकार स्पष्ट आकलन करे और जो 5700 करोड़ उत्तराखंड की सरकार ने भारत सरकार से मांग की थी, उसमें से प्रधानमंत्री जी ने कहा 1200 करोड़ मिलेगा और वो 1200 करोड़ भी नहीं आया। कि अभी ये सरकार के आंकड़े आने वाले हैं कि सरकार ने कितना कंपनसेशन दिया है और सरकार ने अभी तक अवस्थापना सुविधाओं के लिए क्या क्या कुछ वहाँ पर किया है, ये सरकार की तरफ से आंकड़े सामने आने वाले हैं। तो समय आएगा, इसको सब जनता के सामने रखा जाएगा। आपको लगता है कि कांग्रेस पॉलिटिक्स है? हाँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस तो इलेक्शन मोड में है, वो हर चीज़ को राजनीति का चश्मे से देख रही है। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक महिला मैजिक ने सत्ता की जो तस्वीर बदली, 2027 से ठीक पहले उत्तराखंड में भी बीजेपी इसी मास्टर स्ट्रोक को दोहरा सकती है। इससे कांग्रेस भी अनजान है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस भी इससे अनजान नहीं है।
मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने महिलाओं को सीधे सेंटर में लाकर पूरी पॉलिटिक्स का नैरेटिव बदल दिया था। माना जाता है कि इसी योजना की बदौलत एमपी में लगातार चौथी बार बीजेपी सरकार रिपीट हुई। इसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी इस मॉडल को अपनाया गया, जिसने बीजेपी को नया राजनीतिक ऑक्सीजन दिया। बिहार चुनाव में भी महिला सशक्तिकरण के इस फॉर्मूले ने बीजेपी की रणनीति को धार दी। अब एक बार फिर उत्तराखंड की बारी है। चैलेंज है 2027 में सत्ता में वापसी का हैट्रिक। सूत्रों की माने तो बीजेपी के रणनीतिकार इन दिनों ऐसे ही गेम चेंजर स्कीम की रूपरेखा बना रहे हैं। भविष्य में भी निश्चित रूप से भविष्य में सरकार इसमें गंभीरता से विचार कर रही है कि महिलाओं के लिए, हम मातृशक्ति के लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं, कैसे उनको सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कांग्रेस को भी इस बात की भनक है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का पक्षधर रही है, लेकिन सिर्फ चुनाव को देखते हुए कोई योजना चलाई जाए, ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर यही देना है तो पूरे 5 साल दीजिए, अच्छी बात है, हम उसके समर्थक हैं। अगर सरकार के पास संसाधन है तो 5 साल देना चाहिए। महिलाओं का, बहनों का पूरे 5 साल ध्यान रखा जाना चाहिए। मैंने ये कहा कि सरकार हर साल का फिक्स कर दे कि 21,000 हर साल देना है, और अब तक जो 4 साल हो गए पहले वो बकाया दे, फिर चुनाव के समय का दे देना। उत्तराखंड में महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स के मुकाबले लगभग बराबर है, लेकिन मतदान प्रतिशत महिला वोटर्स का हमेशा ज्यादा रहा है। आधी आबादी का यही मत प्रतिशत सियासी पार्टियों को महिला केंद्रित नीतियों की ओर आकर्षित करता रहा है। एमपी से बिहार तक चला महिला मैजिक अब बीजेपी की सत्ता में वापसी का फॉर्मूला बन चुका है, जिसे उत्तराखंड में भी दोहराने की बीजेपी की पूरी तैयारी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। कोटद्वार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की ओर से भव्य प्रेरणा समारोह और विचार गोष्ठी का आयोजन यहां पर किया गया। ये कार्यक्रम झंडी चौड़ के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई विधायकों ने यहां पर शिरकत की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस आयोजन का उद्देश्य बाबा साहेब के योगदान को याद करना और समाज में बराबरी, संवाद और संवैधानिक मूल्य को मजबूत करना रहा है। संविधान का सबसे पहला अपमान उन्होंने किया। आपने देखा होगा कि आरक्षण का भी विरोध लगातार करके डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न भी नहीं दिया गया, प्रियम्बल संविधान का बदला गया लगातार, और 88 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उनकी जो सोच है, जो विचार है, और जो वो हमारे लिए 1950 के दशक में जो वो करके गए हैं, जो वो हमें बता के गए हैं, उनको दोबारा से यहाँ पर रखा जाए और वो प्रेरणा स्रोत तो रहे हैं, लेकिन जनता तक बताया जाए कि उन्होंने उस वक्त जो किया था वो आज धीरे धीरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। बढ़ते आगे, देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। उत्तराखंड में भी प्री एसआईआर शुरू हो चुका है, जो कि 31 दिसंबर तक होगा। आखिर क्या है ये प्री एसआईआर, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में भी पर्दे के पीछे वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू हो चुका है, जिसके लिए बीएलओ घर घर जाकर अपना काम शुरू कर चुके हैं। इस दौरान 2003 में हुए एसआईआर को बेस बनाकर 2025 की वोटर लिस्ट की तुलना होगी। इस दौरान जिन लोगों के नाम 2003 में है और 2025 में है, तो ऐसे लोगों को अपने माता पिता या दादा दादी की 2003 की स्थिति साफ करनी होगी। हालांकि इस एसआईआर के बीच सबसे ज्यादा टेंशन उन पतियों की बढ़ी हुई है जिनकी शादी 2003 के बाद हुई है, क्योंकि उन्हें पत्नी के माता पिता के कुछ दस्तावेज मंगाने होंगे।
एसआईआर जैसी आए एक नई चीज़ जनता में बीच में आ गई, लोग कन्फ्यूजन में है, मैं भी कन्फ्यूजन में हूँ। 2009 में मेरी शादी हुई है और 2003 से एसआईआर। मैं अपनी पत्नी से भी बात कर रहा था, आप अपने गांव जाइए, अपनी माता पिता से एनओसी लेके आइए या वहाँ से कटा के आइए। तो ये प्रोसेस जटिल है या सरल है, आने वाला समय बताएगा। पर मेरा अलग से मानना है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया लगातार होनी चाहिए। इससे ये तय हो पाएगा कि भारत के मतदाता कितने हैं। मेरी शादी 2014 सन में हुई है, तो उस समय मेरी शादी, मैं हल्द्वानी रहता हूँ, मेरी धर्मपत्नी पिथौरागढ़ गंगोली हाट की हैं। अब सरकार कहती है कि 2003 के डॉक्यूमेंट उनके मतदाता प्रमाण पत्र वाले लाने पड़ेंगे। तो किंतु मुझे लगता है कि 2003 में तो मेरी धर्मपत्नी जो थी वह मतदाता नहीं थी, उसने वोट नहीं दिया होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ तकनीकी खामी है जिसमें सुधार करना चाहिए, जिससे सरलीकरण हो सके। कागज बने तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा जटिलता नहीं होनी चाहिए। हालांकि सरकारी अधिकारी इस प्रक्रिया को बेहद आसान करार दे रहे हैं। उनका दावा है कि अभी प्रदेश प्री एसआईआर की स्टेज में है, आगे आगे ये प्रक्रिया और साफ होगी। मतदाता पहले ज्योग्राफिकली कहीं और रहा हो, वैवाहिक आधार पर भी चांसेस होते हैं कि जो 2003 में कहीं और रहे हों, वो अब यहाँ वैवाहिक बंधन में बंधने के फलस्वरूप उनका विधानसभा क्षेत्र परिवर्तित हो गया हो, या जो बसाते हैं या रिटायरमेंट के बाद कुछ लोग कहीं चले जाते हैं। तो तमाम तरह की जो बातें हैं, तो उसे समन्वय के साथ और उसमें बीएलओ ऐप का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जाहिर है 2003 की वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं, उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन जिन लोगों के नाम नहीं हैं, उनके लिए भी प्रक्रिया आसान है। वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आसानी से अपना वोट बना सकते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और देहरादून से अगली खबर आ रही है, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 दिन में सर्दी बढ़ने का पूर्वानुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 7 और 8 नवंबर को बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 7 और 8 दिसंबर को दरअसल बारिश होगी, बर्फबारी होगी, ये पूर्वानुमान जताया गया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान जताया गया है। कोटद्वार के लैंसडाउन में जहरी खाल ब्लॉक के अलमलेशा गांव में बाघ के हमले में एक बुजुर्ग महिला जिसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला अपने घर के पास चाय पत्ती लेने गई थी। इस दौरान पशुओं का भी उसे चारा लेना था और बाघ ने उस पर हमला कर दिया। महिला का शव पास के खेत में मिला। घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है, आक्रोश फैल गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक दिलीप रावत मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार से मुलाकात की गई। वन विभाग बाघ को आदमखोर घोषित करने के साथ उसको मारने की मांग कर रहा है। वहीं विधायक ने कहा कि कार्रवाई नहीं की जाती तो वो अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है और मैं समझता हूं कि मेरा क्षेत्र पूरा कार्बन नेचुरल पाथ से लगा हुआ है। मैं कई बार कह चुका हूं, सरकार से भी कहा हूं कि इस तरह से हम लोगों का अगर जीवन कैसे जी पाएंगे हम लोग। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सरकार से निवेदन है कि वो एक तो सबसे पहले बाघ को मारने का आदेश दिया जाए और यहाँ पर ऐसी सुरक्षा की जाए कि जो लोगों को दूसरे के जान माल की कोई हानि ना होने पाए। और दूसरा जो वन अधिनियम में मैं बार बार उठाते आया हूँ और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी सरकार ने आज तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ नियम बनाने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह से रहा तो मुझे वास्तव में मजबूर होकर जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर, उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं और अब इस बीच पौड़ी में बड़ा फैसला लिया गया है। पौड़ी में आदमखोर गुलदार की दहशत है, जिसकी वजह से पौड़ी में 48 स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शनिवार तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। गुरुवार को गुलदार के हमले में मंदिर के पुजारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुलदार को आदमखोर घोषित कर दिया गया और उसे मारने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। आपको बता दें, पौड़ी में 15 दिन में दूसरा गुलदार आदमखोर घोषित किया गया है।
वन्य जीवों में सिर्फ गुलदार का ही नहीं बल्कि भालू के हमले का भी खतरा बढ़ रहा है। लिहाजा अब शिक्षा विभाग की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग वन्य जीव हमले से प्रभावित स्कूलों में एस्कॉर्ट की व्यवस्था करेगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए वन विभाग से कहा था, जिसके बाद दूरस्थ इलाकों के बच्चों को ये सुविधा मिलेगी। इसका खर्च खुद शिक्षा विभाग उठाएगा। इस हेतु जो है एक तो वन विभाग से भी रिक्वेस्ट की गई है कि जानवरों के लिए जो उनके सिस्टम है उसको अडॉप्ट करें, और हमने किया हुआ कि स्कूल में बच्चों का थोड़ा टाइमिंग चेंज किया हुआ है और रिक्वेस्ट कर रखी है, उनके गार्जियन से रिक्वेस्ट की हुई है कि आप बच्चों जिस समय बच्चों की छुट्टी होती है या बच्चे जिस समय स्कूल को आते हैं उस समय एज ए एस्कॉर्ट उनके साथ आप लोग जो आएँ। और सरकार यही प्रयास सरकार ने किया है बीच में कि जो बच्चे दूर दराज से आते हैं उनके लिए भी एस्कॉर्ट की व्यवस्था हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी की हुई है और भारत सरकार से जो फंड आता है उसमें भी इसकी व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले से लोग परेशान हो गए हैं। पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जैसे जिलों में हालात इतने गंभीर हैं कि स्कूलों का समय बढ़ाना पड़ा। कई जगह पर स्कूल बंद भी करने पड़े। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब खतरा इतना बढ़ गया है तो बच्चों को घर से पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लास का विकल्प क्यों नहीं अपनाया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में शिक्षा विभाग ने दावा किया है कि देहरादून में हाईटेक स्टूडियो बनाया गया है, जहां से वर्चुअल क्लासरूम के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। 840 स्कूलों के इस सिस्टम से जुड़े होने का दावा है। यहां टीचर्स और टेक्निकल स्टाफ भी तैनात हैं, लेकिन हकीकत क्या है? न्यूज़ 18 ने इसकी पड़ताल की। कैमरा पहुंचते ही सिस्टम को ठीक ठाक करने की कोशिश शुरू हो गई। ज्यादातर जगह क्लास कनेक्ट ही नहीं थी। एक जगह क्लास चल रही थी, लेकिन बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है इसकी मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं था। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। हमारे टोटल 840 स्कूल्स हैं और इसमें जो जैसे स्कूल का टाइमिंग होता है उसी टाइप से हमारा जो टाइमिंग है वो भी फिक्स है। तो इसमें जो हमारी क्लासेस हैं वो अभी 35 मिनट्स की पर क्लास चलती हैं और इस प्रकार से हम सभी क्लास जैसे 6 to 12 के लिए हम यहाँ से क्लास देते हैं। पहाड़ों में बच्चों की परेशानी अलग है। वन्य जीवों के हमलों के बीच उन्हें 3 किलोमीटर तक पैदल सफर करके स्कूल जाना पड़ता है, जबकि ऑनलाइन क्लास का कोई विकल्प नहीं। अधिकारी कह रहे हैं कि एस्कॉर्ट की व्यवस्था की गई है और बच्चों को वन्य जीवों से बचने के तरीके भी पढ़ाए जा रहे हैं। हमारा जो घर है वो यहाँ से ऊपर 3 किलोमीटर दूर है और हम रोज़ यहाँ नीचे 3 किलोमीटर नीचे आकर अपने विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, जिससे जो सबसे बड़ा खतरा है वो है भालू का, क्योंकि भालू अब काफ़ी खुंखार हो चुके हैं। वो हम बच्चों पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि और जो हमारा रास्ता है वो काफ़ी बीहड़ जंगल के भीतर से जाता है। तो ट्रेनिंग का भी पार्ट भी ये बनाया जा रहा है कि हम जंगली जानवरों से कैसे बचें और पूरा प्रयास किया जाए कि बच्चे भी हमारे जो है सुरक्षित रहें और शिक्षक भी सुरक्षित रहें। जो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं उसमें से 1340 विद्यालय जो हमारे वर्चुअल सिस्टम से जुड़ चुके हैं और ये बार बार पढ़ाए जा रहे हैं, बार बार उनके साथ जो है अभी भी आप कोई भी आप जाते हैं तो उनकी पढ़ाई कुछ न पढ़ाई चल रही है। सवाल यही है कि जब खतरा लगातार बढ़ रहा है तो ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया कि बच्चे घर से ही सुरक्षित तरीके से पढ़ सकें? क्या शिक्षा विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? चमोली से नितिन के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने शुक्रवार को लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और खासतौर पर गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में पिछले दिनों बढ़ रहे जंगली जानवरों के हमले को उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बताया। अनिल बलूनी ने लोकसभा में कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने भी इस मुद्दे को उठाया ताकि इस पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई कदम उठाए जा सकें। बलूनी ने कहा कि मैंने इस पर उत्तराखंड के PCCF से भी आग्रह किया है कि जंगली जानवरों के हमलों की स्थिति की नियमित समीक्षा करें, हर दिन की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। अनिल बलूनी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। बलूनी ने कहा इस मामले पर
राज्य सरकार को संसाधनों के साथ मदद करने की जरूरत है। बच्चों को लोग स्कूल भेजना बंद कर रहे हैं पहाड़ों के अंदर, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत तेज़ी से हमले हो रहे हैं। अंधेरा होते ही पहाड़ों पे कर्फ्यू जैसी हालत हो जा रही है, इतने ज़्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। मेरा माननीय भूपेंद्र यादव जी बैठे हैं, मेरा उनसे आग्रह भी है कि इसमें राज्य की मदद करनी चाहिए। संसाधनों की आवश्यकता है बहुत बड़ी संख्या में। हम लोगों को नए आधुनिक पिंजरों की ज़रूरत है, हम लोगों को ट्रैंकुलाइजिंग का जो पूरा इक्विपमेंट है उसकी आवश्यकता है, और बहुत सारे फॉक्स गन होती है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। मेरा माननीय भूपेंद्र यादव जी से आग्रह है कि WII की जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसकी एक टीम तुरंत उत्तराखंड भेजी जाए कि आखिर ये इस तरह से हमलों में अचानक तेज़ी क्यों आई है, ये सब जांच की जानी चाहिए। राज्य प्रशासन को बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है, उसमें मदद की जानी चाहिए। और मान्यवर जो लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं उनकी भारत सरकार के द्वारा क्या, वन विभाग के द्वारा क्या क्या और मदद हो सकती है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में भाबर वाले इलाके से हाथी नेपाल की ओर जाते थे और हाथियों का ये रूट बिंदु खता और लाल कुआं में आबादी बढ़ने की वजह से रुक गया है। ऐसे में हाथियों की हलचल रिहायशी इलाकों की तरफ ज्यादा बढ़ गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरे जंगली जानवरों का आतंक है इस पूरे क्षेत्र। कुमाऊं के तराई इलाके के किसान हाथियों के उत्पात से परेशान हैं। हल्दू चौड़, मोटा हल्दू और बिंदु खत्ता के इलाके में हाथियों का आतंक ऐसा है कि लोग खेतों में फसलों की बुआई करने से भी डरते हैं, क्योंकि हाथी लगातार फसलों को नष्ट कर रहे हैं। अगर इसके कारण देखें तो कई एलिफेंट कॉरिडोर, जिसकी वजह से बाकी हाथी घरों और खेतों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अनेकों बार फॉरेस्ट को भी कहा और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी कहा कि भाई हमारे लिए यहाँ पर कम से कम जितना भी सीमांतर क्षेत्र किनारे किनारे लग रहा है, इसमें एक हाथी दीवाल के लिए जो है सरकार कुछ आगे को कदम बढ़ाए। हमने ऐसा निवेदन किया। काश्तकार को यहाँ पर जो है नुकसान के कारण अपनी भूमि, छोटा छोटा तो काश्तकार है, वो भी अपनी भूमि को बेच रहा है, करेगा क्या। दूसरी तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हाथियों को रिहायशी इलाकों में एंट्री रोकने के कारगर कदम उठाए जा रहे हैं।